नमस्कार दोस्तों, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर एस सोशल अकेडमी। चलिए आज इस टॉपिक में समाजीकरण को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग देखेंगे समाजीकरण के क्या क्या सिद्धांत हैं। केवल किस किस वैज्ञानिक ने, किस किस समाजशास्त्री ने कौन कौन से सिद्धांत दिए जिसके आधार पर समाजीकरण को उन्होंने समझाने का प्रयास किया है। चलिए अब आगे देखिए। इसमें सबसे पहला आता है प्रबलन का सिद्धांत। प्रबलन का सिद्धांत देते हैं थर्नाइट व स्नीकर। थर्नाइट व स्नीकर कहते हैं कि आनंद और सुख के लिए, आनंद और जो इंसान की जो इच्छा है, अपने जो सुख के लिए जिस व्यवहार को सीखता है उसे ही वो समाजीकरण मानते हैं। दूसरी तरफ दूसरा आ जाता है आपको संज्ञानात्मक सिद्धांत, जो पियाजे महोदय देते हैं। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि यह बहुत बार आपको नेट जेआरएफ के पेपर में, पीजीटी में और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जितने हैं उसमें यह आ चुका है और हमेशा आते रहता है। पूछा जाता है कि संज्ञानात्मक सिद्धांत किसने दिया था, या संज्ञानात्मक सिद्धांत किसको ध्यान में केंद्रित करके ये देते हैं। तो पियाजे महोदय मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने बताया कि संज्ञान का जो विकास होता है, जब कोई बच्चा 0 से, यहाँ लिखा हुआ है 0 से 24 मंथ, मतलब कोई जब बच्चा जन्म से लेकर 2 साल के होने तक वो किसी चीज को किस तरह से देखता है, किस तरह से उसको किसी चीज के बारे में सोच पाता है, उसका चित्रण कर पाता है, उसके संज्ञान का जो विकास होता है, अंदर से वो किसी चीज को अनुभव करने लगता है, उसी चीज के बारे में ये कहते हैं कि संज्ञानात्मक सिद्धांत देते हैं। कहते हैं उसी के माध्यम से समाजीकरण होता है। ये कहते हैं कि इस सिद्धांत की मान्यता है कि व्यक्ति कैसे किसी चीज को, कोई बच्चा है अगर किसी चीज को समझता है, सोचता है, अगर वो जैसे बच्चा है जब अपनी दूध की बोतल अगर पहचानता है तो वो पहले इतना छोटा है कि वो कैसे, मतलब उसका चित्र अपने दिमाग में वो बना पाता है कि ये दूध की बोतल है या मेरी है, इसे वो फिर ढूंढने का प्रयास करता है उस चित्र के अनुरूप। इस तरह से उसके अंदर विकास होता है, तो समझता है, सोचता है, चुनाव करता है। जो आंतरिक स्थिति है, जो बच्चे के मन के अंदर चल रहा है, तब वो किसी चीज के बारे में समझ पाता है। अगर कोई शब्द उससे कहा जाए, अगर उसको माँ अगर बुलानी है तो इतनी सारी औरतें होती है, लेकिन वो अपनी माँ को कैसे पहचानता है, क्योंकि वो उसको चित्रण कर लेता है, उसके दिमाग में उस चीज को अनुभव करता है और उसके माध्यम से उसका विकास होता है। इस बात पर ध्यान केंद्रित करता है, इसलिए इसे कहते हैं संज्ञानात्मक सिद्धांत। बच्चे में जो आंतरिक विकास होता है, संज्ञान का विकास होता है, उसे पियाजे महोदय इसे संज्ञानात्मक का सिद्धांत कहते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेट जेआरएफ में ये कितनी बार पूछा जा चुका है। अब आगे हम लोग देखें, तीसरे नंबर पे आ जाता है प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद, सिंबॉलिक इंटरेक्शन, जिसे सामान्यकृत अन्य का भी सिद्धांत कहते हैं। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये हर परीक्षा में पूछा जाता है, हर एग्जाम में ये पूछा जाता है। नेट जेआरएफ में इससे जरूर एक क्वेश्चन तो रहता ही है, क्योंकि सामान्यकृत जैसे से पूछा था, सामान्यकृत अन्य का सिद्धांत किसने दिया था, तो इसे आप लिख सकते हैं मेड महोदय ने। आई का मी में रूपांतरण क्या है, किसने दिया था, मी किसको कहते हैं, बहुत सारे ऑप्शन हो जाएंगे। इस तरह से यह क्वेश्चन हमेशा, मतलब निश्चित रूप से आपको नेट जेआरएफ में, पीजीटी में जरूर इस तरह के क्वेश्चंस जरूर आते हैं इससे रिलेटेड, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा। प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद या इसे सामान्यकृत अन्य का सिद्धांत कहते हैं, जिसको मिड महोदय ने दिया था। उनकी बुक है माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी। इस बुक में उन्होंने बताया है कि समाजीकरण किस तरह से होता है। कोई बच्चा जब जन्म लेता है, बच्चा जब समाज में आता है, तो वो किस तरह से उसके अंदर समाजीकरण की प्रक्रिया संपन्न होती है। इसमें उन्होंने कहा है कि देखिए, स्व मतलब क्या होता है, दिमाग को ही स्व बोलते हैं, उसके अंदर दिमाग का विकास होता है, या स्व उसको जिससे आत्मचेतना उसकी जागृत होती है, मतलब यहाँ लिख दिया मैंने दिमाग या स्व, जिसे आत्मचेतना कहते हैं। लोग किस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा करते हैं। जब कोई बच्चा होता है तो वो समाज में नहीं पता है कि उसे किस तरह का व्यवहार करना है, किस तरह से रहना है, तो ये क्या होता है कि ये लोग किस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा करते हैं और उसके व्यवहारों का क्या अर्थ लगाया जाता है। इस प्रकार बच्चों का स्व व्यवहार से प्रभावित होने लगता है, इसे ही सामान्यकृत अन्य कहते हैं। बच्चे का क्या है, स्व, जो दूसरे का व्यवहार है वो उससे बच्चे का स्व प्रभावित होने लगता है, उसका दिमाग, उसकी जो आत्मचेतना है वो प्रभावित होने लगती है कि समाज में लोग उससे क्या अपेक्षा कर रहे हैं, उसके व्यवहार पर दूसरों की क्या प्रतिक्रिया होती है, उससे वो अपने आप को समझ पाता है कि उसे क्या करना है, उसकी समझ में, उसके व्यक्तित्व में विकास होता है, जिससे वो समाजीकरण
की क्रिया संपन्न होती है। यहाँ लिखा आई क्या है, इसका जैविक स्व है, उसके अंदर क्या है वो बायोलॉजिकल स्व है आई, और मी क्या है सामाजिक स्व है। जैविक स्व क्या होता है, दूसरों के प्रति किया जाने वाला व्यवहार। जब कोई बच्चा दूसरों से कोई मतलब व्यवहार करता है, जब उसके व्यवहार की जो प्रतिक्रिया होती है, व्यवहार पर दूसरों की जो प्रतिक्रिया होती है, उसी के अनुरूप वो समझ पाता है कि क्या उचित है क्या अनुचित है, समाज में उसे किस तरह का व्यवहार करना चाहिए, उसे किस तरह से अपेक्षाएं रखी जा रही हैं। इस तरह से उसके अंदर स्व का विकास होता है। जैसे आप एग्जाम्पल एक समझ लीजिए, मान लीजिए आप को किसी को आप डांटते हैं तो आप कैसे करें, अबे चुप रहो। अगर आप बहुत तेज किसी को डांट दें तो हो सकता है दो चार लोगों को बुरा लगे, तो ये क्या समाज में अपेक्षाकृत नहीं है कि आप इस तरह से बोले, इस तरह से कटु वचन बोले। लेकिन क्या है, वही आप अगर किसी को बोले कि कृपया शांत हो जाइए, तो यह कितना अच्छा लगता है सुनने में, यह मान्य है, यह स्वीकृत है। इसलिए क्या है, समाज के दूसरों के व्यवहार से हमने समझा कि किसी भी चीज को जो रिएक्शन जो हमने किया, जो हमने अपनी क्रिया दी, उसके विपरीत क्या प्रतिक्रिया हुई, कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है, इसके माध्यम से हम लोगों ने समझा। इस तरह से आई का जब मी में रूपांतरण हो जाता है, तो उसी से ही आई का मी में रूपांतरण ही समाजीकरण है। इस चीज को मिड महोदय ने बताया है, इसे बिल्कुल बहुत ही ध्यान से इस चीज को समझिएगा और जरूर याद रखिएगा, क्योंकि यह नेट में जीआरएफ में बहुत बार पूछा गया है इससे क्वेश्चंस, हर बार इसे आते ही आते हैं क्वेश्चंस। हम लोगों ने देखा कि आई का मी में रूपांतरण ही समाजीकरण है। मी जो है, यहाँ पे मी क्या है, मी क्या है, सामाजिक स्व है। जो व्यक्ति दूसरों से व्यवहार करता है, उस पर दूसरों का जो प्रतिक्रिया आती है, वही क्या है, मी है। यहाँ क्या है, मी में रूपांतरण के लिए जो लोग सहयोग करते हैं या जिनके साथ व्यक्ति अंतःक्रिया करते हैं, उसे ही सामान्यकृत अन्य कहते हैं। सामान्यकृत अन्य, सिग्निफिकेंट अदर्स। ये जो सामान्यकृत अन्य है, इस पे एक बार नेट में क्वेश्चन आ चुका है जून 18 में, कि सामान्यकृत अन्य किसे कहते हैं, आई के कहते हैं, मी को कहते हैं, या कि मतलब इस तरह से कई सारे ऑप्शंस थे। तो आगे हम लोग देखें कि सामान्यकृत अन्य क्या हो गए, जो दूसरे व्यक्ति हैं जिससे हम व्यवहार करते हैं, समाज के जो दूसरे लोग हैं, वो ही क्या है, सामान्यकृत अन्य कहे जाते हैं, जिनसे हम अंतःक्रिया करते हैं, जो हमारे मी में रूपांतरण के लिए जो सहयोग करते हैं। अब इसमें दो प्रकार होते हैं सामान्यकृत अन्य के, विशिष्टीकृत अन्य और सामान्यकृत अन्य। विशिष्टीकृत अन्य वे लोग होते हैं जो समूह के सदस्य होते हैं, जो आपस के समूह के जो लोग सदस्य हैं, जैसे आप किसी का प्राथमिक समूह, द्वितीयक समूह, ये जो समूह होते हैं, इन समूह के जो सदस्य होते हैं वे होते हैं। और सामान्यकृत अन्य वे होते हैं जो अपने समूह के सदस्य नहीं होते हैं। जैसे हम मीडिया के माध्यम से कोई चीज सीखते हैं, वो हमारे समूह के नहीं है, लेकिन फिर भी हम उनसे सीख लेते हैं। और ये विशिष्ट अन्य क्या है, जो हमारे आसपास हैं, जो हमारे बिजनेस के समूह के लोग हैं, जो हमारे स्कूल समूह के लोग हैं, जो हमारे उठने बैठने के जहाँ समूह होता है, इस तरह से कई तरह के समूह होते हैं जिनके माध्यम से हम सीखते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि आई में मिड महोदय ने कहा है कि आई का मी में रूपांतरण ही आई का जो भी प्रतिक्रिया करता है समाज में, और समाज उसके पे क्या समाज की प्रतिक्रिया होती है, दूसरे लोगों की क्या प्रतिक्रिया होती है, उससे उसका जो विकास होता है, उसके स्व का विकास होता है, उसे ही मिड महोदय ने सामान्यकृत अन्य का कहा है और सामान्यकृत अन्य का सिद्धांत दिया है। कहा जाता है आत्मदर्पण दर्शन सिद्धांत। आत्मदर्पण, मैंने पहले ही बताया कि कोई चीज अगर आपको नहीं समझ में आता है तो सबसे पहले उस वर्ड को समझने का कोशिश कीजिए, उस शब्द को समझने की कोशिश कीजिए, उसका संधि विच्छेद कीजिए, तो कुछ चीजें अपने आप उससे सामने आ जाती हैं। जैसे इसमें देखिए आत्मदर्पण, आत्म मतलब स्वयं, और दर्पण मतलब आईना, दर्शन मतलब देखना, मतलब अपने आप को आईने में देखना। इसी को ये कूले महोदय इसको सिद्धांत के रूप में लाते हैं, और इनकी एक बुक है ह्यूमन नेचर एंड सोशल ऑर्डर। ह्यूमन नेचर एंड सोशल ऑर्डर में कूले महोदय ने आत्मदर्पण दर्शन सिद्धांत को बारे में बताया है। उन्होंने कहा है कि क्या है, समाज एक आईने के समान है। यह क्या कहते हैं, व्यक्ति और समाज एक दर्पण का कार्य करता है। समाज में जब व्यक्ति जाता है तो लोग उसके बारे में क्या राय बनाते हैं, लोग उसके बारे में क्या कहते हैं, इस चीज से वो अपने आप में वो अपनी धारणा बना लेता है कि वो कैसा है। वो दूसरों के व्यवहार से, दूसरों की प्रतिक्रिया से वो अपने आप के प्रति धारणा बना लेता है कि वो कैसा है, वो अच्छा है, बुरा है, सुंदर है, नहीं है। इस तरह से वो अपने बारे में सोचता है, लोग उसके बारे में क्या कहते हैं, इस आधार पर वो अपनी धारणा बना लेता है। जैसे मान लीजिए कि अगर किसी
हॉल में आप जाते हैं, आज वहाँ पहले से 10 लोग हों और जैसे ही आप अंदर एंट्री करें लोग अचानक शांत हो जाएं, तो क्या आपको महसूस होगा कि लगता है कि मैं इम्पोर्टेंट नहीं हूँ, लोग मुझसे पसंद नहीं करते। वो अपने आप में या अपने बारे में उसने ऐसी धारणा बना ली। और अचानक और दूसरी परिस्थिति ऐसी हो कि अगर वो कमरे में जाए, 10 लोग थे और अचानक उसको देखते ही सारे लोग उसके आसपास घेरने लगे, उसके पास पहुंच जाए, उससे कुछ बातें करने लगे, उससे पूछने लगे, तो उसके क्या होगा? उसमें आत्मविश्वास बढ़ेगा उसका और वो सोचेगा कि मैं कितना इम्पोर्टेंट हूँ, मैं अच्छा व्यक्ति हूँ, मैं जानकार हूँ। तो इससे क्या होता है, उसके अंदर वो अपने आप को पहचान पाता है कि वो क्या है। जिस तरह से इंसान आईने में देखता है, अपने आप को देखता है कि वो कैसा लग रहा है, वो क्या है, आईना बताता है कि जैसा वो है वैसा आईना दिखाता है। उसी तरह से ये समाज को समझते हैं, ये समाज व्यक्ति को बताता है कि वो व्यक्ति कैसा है, व्यक्ति उसके मतलब उसके बारे में लोग क्या सोचते हैं, वो कैसा है। किसी को कोई ये पैरामीटर नहीं है, कोई नाप तोलने की कौन अच्छा है बुरा है, वो दूसरों के व्यवहार से जानता है कि वो अच्छा है बुरा है कैसा है। इस तरह से वो अपने बारे में धारणा बनाता है और इस तरह से उसके अंदर स्व का विकास होता है, अपने आप को वो जान पाता है। ये रहा आपका आत्मदर्पण दर्शन सिद्धांत, जिसे कूले महोदय ने दिया था, जिनकी बुक है ह्यूमन नेचर एंड सोशल ऑर्डर। ये भी कई बार नेट जीआरएफ में आ चुका है इससे क्वेश्चंस और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आ जाता है यहाँ 5वें नंबर पे फ्रायड का सिद्धांत। फ्रायड एक मनोवैज्ञानिक थे, वो बताते हैं कि किस तरह से मन के हिसाब से मन को कैसे समाज कंट्रोल करता है, उसके माध्यम से समाजीकरण होता है। इसे ही कहते हैं फ्रायड का सिद्धांत। ये कहते हैं इच्छाओं का व्यक्तिगत से सामाजिक रूप में रूपांतरण ही समाजीकरण है। मतलब कि जो व्यक्ति की जो इतनी इच्छाएं हैं, भावनाएं हैं, उनका क्या है, सामाजिक रूपांतरण ही समाज के योग्य है या नहीं है, समाज में किस अनुरूप से उसको कार्य करना चाहिए, किस अनुरूप कार्य करना चाहिए, समाज में क्या उचित है या क्या नैतिक नियम है, उसके हिसाब से काम करना ही क्या है, समाजीकरण है। इसे मानवीय इच्छाओं को उन्होंने क्या किया है, ईड, ईगो, सुपर ईगो 3 भागों में बांटा है। उन्होंने कहा है ईड क्या है, मनुष्य का ईड उसे कहेंगे जो उसकी जैविक, प्राकृतिक और स्वाभाविक इच्छा है। जैसे कि मतलब जो उसकी जैविक इच्छा है, कोई भी उसकी इच्छा है, कोई भावना है, वो बताते हैं कि मानव मन क्या है, मन के बारे में बताते हैं कि मानव मन क्या है, एक बेलगाम घोड़े की तरह है। उसकी कुछ भी इच्छा कभी कोई जागृत होती है तो उस पे क्या है, उस घोड़े पे जो सवार है, जो व्यक्ति सवार है, वो ईगो होता है। वो कहता है कि नहीं, तुमको इस दिशा में जाना है। उसके पास कई ऑप्शन होते हैं, इस दिशा में भी जा सकता है, यहाँ भी जा सकता है, वहां भी जा सकता है। तो वो उस घोड़े पे सवार व्यक्ति की तरह है। लेकिन सुपर ईगो क्या है, वो नैतिक नियम को बताता है कि नहीं, यही दिशा उचित है, इसी दिशा में जाना है। तो इस तरह से ये क्या है, ईड, ईगो, सुपर ईगो को उन्होंने मानव मन को 3 भागों में उन्होंने बांटा है। मानव इच्छाओं की 3 श्रेणियों में बांटा उन्होंने, क्या जैविक और प्राकृतिक स्वाभाविक इच्छा है जो उसे कहते हैं ईड। जैसे मान लीजिए इंसान को भूख लगती है, प्यास लगती है, सब क्या है, जैविक इच्छाएं हैं, मानव की इच्छाएं। तो अगर एग्जाम्पल ले ले भूख, ईगो क्या कहता है, इच्छा को पूरा करने का तरीका है। वो ईगो क्या बताता है, उस व्यक्ति को बताता है, उसका मन कहता है कि भूख लगी है तो या तो मेहनत करें, हम पैसा कमाएं, खरीदें, उसे भोजन इकट्ठा करें, या फिर अगर मौका मिलता है तो चोरी भी कर ले, बिना पूछे किसी से कोई चीज उठा ले। लेकिन फिर क्या कहता है, सुपर ईगो कहता है कि नहीं, उसे सिर्फ वही करना है जो समाज में उचित है, जो समाज में मान्य है, जो नैतिक नियम है। वो कहता है कि पहले मेहनत करो, फिर पैसे कमाओ, फिर उससे अपना भोजन खरीदो और भूख शांत करो। तो ये क्या कहता है कि ये नैतिक नियम है, सुपर ईगो है। मानो जो मन है वो उसके ऊपर, उसके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, वो बेलगाम घोड़े की तरह होता है। लेकिन जब उस पर मनुष्य जब बढ़ता है तो वो लगाम लगाता है कि नहीं, इसे अमुक अमुक दिशा में ही जाना चाहिए। लेकिन ये सुपर ईगो क्या है, यह समाज के रूपी जो नैतिक नियम है, जो सामाजिक प्रतिमान है, मूल्य मान्यताएं, वो सब क्या है, वो उस मनुष्य को समाजीकरण में सहायता करती हैं कि वो बताते हैं कि नहीं, यही उचित है, यही करना है, तभी आप समाज के अनुरूप बन पाएंगे। इस तरह से मनुष्य में समाजीकरण होता है। फ्रायड ने जो सिद्धांत बताया उसे कहते हैं फ्रायड का सिद्धांत। अब आपका आ जाता है लास्ट में आ जाता है आपका 6 नंबर तुर्खीम का सिद्धांत, जिसे तुर्खीम महोदय ने दिया था। उनकी बुक है सोशियोलॉजी एंड फिलोसफी। इस बुक में उन्होंने ये बताया था कि समाजीकरण कैसे होता है।
उन्होंने बताया था कि समाजीकरण जो होता है सामाजिक प्रतिनिधित्व होते हैं, जो किसी व्यक्ति के विचार होती हैं, जो धारणाएं होती हैं, वो क्या होती हैं, जो भी भावनाएं हैं वो समूह द्वारा स्वीकार हो जाती हैं। मतलब उनके विचार को, उनकी मान्यताओं को लोग कहते हैं कि नहीं यह उचित है, यह मान्य है, लोग उसे कहते हैं कि नहीं यह सही है। और वो क्या होता है, जब ये विचार, धारणाएं, भावनाएं जब सामूहिक चेतना में बदल जाती हैं, जब उनका प्रभाव व्यक्ति से समूह पे पड़ता है, और समूह क्या होता है, उसे व्यक्तिगत चेतना क्या होता है, सामूहिक चेतना में बदल जाती है। लोग उसे अपना मान सम्मान समझने लगते हैं, उसे अपनी विचारधाराएं, उसे अपने समाज की जोड़ने लगते हैं। उससे क्या होता है, सामूहिक प्रतिनिधान बनता है। सामूहिक प्रतिनिधित्व और सामूहिक चेतना को, सामाजिक प्रतिनिधित्व और सामूहिक चेतना को जोड़ने पे सामूहिक प्रतिनिधान बनता है। मतलब जो भी विचार, धारणाएं, भावनाएं जब वो व्यक्तिगत से होते हैं वे सामाजिक बन जाती हैं, सामाजिक रूप ले लेती हैं, सामाजिक चेतना बन जाती है, तब वो क्या कहता है, नैतिकता, रीति रिवाज, प्रथा, कानून, धर्म, आदर्श, संस्था के रूप में इत्यादि जितनी भी मतलब सामाजिक प्रतिमान है, इन सब के रूप में क्या होता है कि वो हमारे ऊपर वो हमारे लिए नैतिकता का मतलब वो हमारे लिए बताती है कि समाजीकरण क्या है। हम इनके माध्यम से हम तब अपने आप को सीखते हैं, इनसे हम अपने समाज के बारे में जानते हैं, समाज के तत्वों को सीखते हैं। इस तरह से हमारे अंदर समाजीकरण होता है। अब हम लोगों ने देखा कि समाजीकरण के क्या क्या सिद्धांत थे। 6 सिद्धांत मुख्य रूप से थे, जिसमें आपको मीड, फूले और फ्राइड का सिद्धांत सबसे इम्पोर्टेंट है, और पियाजे का भी बहुत महत्वपूर्ण है, संज्ञानात्मक सिद्धांत, जो कई बार परीक्षा में निर्जाल में पूछा गया है। आइए अब आगे देखते हैं, कुछ और भी चीज़ें हैं, कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो समाजीकरण में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और इनसे भी कई बार क्वेश्चंस आते रहते हैं। यहाँ है इनकल्चरेशन, मतलब संस्कृति ग्रहण और समाजीकरण एक ही प्रकार की प्रक्रिया है। इसका मतलब ये होता है कि मैंने पिछले वीडियो में पहले संस्कृति का मैंने जो वीडियो बनाया था, संस्कृति की मिलती जुलती अवधारणाएं नाम से है, उसमें ये मैंने बताया था कि इनकल्चरेशन क्या है, अचेतन अवस्था में बच्चे जो भी अपने आसपास की चीज, समाज से जो अपने समाज से जो कुछ सीखते हैं वो संस्कृति ग्रहण इनकल्चरेशन है, और सोशलाइजेशन क्या है, चेतन अवस्था में जो चीज़ें सामाजिक गुणों को जो ग्रहण किया जाता है उसे ही समाजीकरण कहते हैं। इस दोनों में मेन क्या है, यहाँ बताया जाए इनकल्चरेशन और सोशलाइजेशन एक ही प्रकार की प्रक्रिया है। कई बार ये क्वेश्चंस में आ चुका है, और नेट जेआरएफ में तो जरूर अल्टरनेट करके ये क्वेश्चंस आता ही है कि जैसे मतलब सामाजिक संस्कृतिकरण के समान और कौन सी विभिन्न प्रकार की और कौन कौन सी क्रियाएं हैं। अब आगे देखिए, विसमाजीकरण। भी मतलब डिसोशलाइजेशन, जो चीज़ आपने सीखा है, कोई चीज़ आपने सीखा है उसको छोड़ देना, उसे ही कहते हैं डिसोशलाइजेशन। विसमाजीकरण भी मतलब उससे अलग हो जाना, विमुख हो जाना, इसे ही कहते हैं डिसोशलाइजेशन। मतलब सीखे हुए समाजीकरण को छोड़ने की जो प्रक्रिया है उसे ही डिसोशलाइजेशन कहते हैं। जैसे नशा छुड़ाना, ब्रेन वॉशिंग इत्यादि, जो आपने पहले से जो सीखा है उसे हम क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, फिर नई चीज़ें सीख लेते हैं। अब ये दूसरा आ जाता है नकारात्मक समाजीकरण, निगेटिव सोशलाइजेशन। वैसे तो नकारात्मक समाजीकरण जो समाज में मान्य नहीं है उसे समाजीकरण नहीं कहते हैं, इसलिए इसे नकारात्मक समाजीकरण कहेंगे। ऐसे कार्य जो समाज द्वारा मान्य नहीं है उन कार्य को समाजीकरण ही नकारात्मक समाजीकरण है। जैसे चोरी, डकैती, आपकी नशाखोरी इत्यादि जो भी चीज़ें हैं वो क्या होगी, नकारात्मक समाजीकरण के अंतर्गत आएंगी। पूर्वाभ्यासी समाजीकरण मतलब पूर्वाभ्यासी मतलब पहले से ही जिसके अभ्यास किया जाए, जिस चीज़ को सीखने का, उसे ही भविष्य के पहले से ही तैयारी करना या उन व्यवहारों को सीखना ही पूर्वाभ्यासी समाजीकरण है। मतलब कि भविष्य में हमें जैसे मान लीजिए हमें डॉक्टर बनना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम पहले से ही उस डॉक्टर की भूमिका निभाने के लिए उसके लिए हम पहले से ही तैयारी करते हैं, उसकी पढ़ाई करते हैं, हम क्लासेस लेते हैं, हम प्रैक्टिकल करते हैं, हॉस्पिटल में जाके बैठते हैं। इस तरह से क्या होता है कि हम डॉक्टर बनने की पहले से ही तैयारी करते हैं, इसे ही कहते हैं पूर्वाभ्यासी समाजीकरण। पूर्वाभ्यासी समाजीकरण के बाद अब आ जाता है पुनर्समाजीकरण। पुनर् मतलब फिर से समाजीकरण, पुनः पहले की जो समाजीकरण को हटाकर पुनः समाजीकरण करना ही मतलब फिर से समाजीकरण करना ही पुनर्समाजीकरण होता है। जैसे ब्रेन वॉशिंग, नारी निकेतन किशोर सुधार गृह, जैसे कोई भी जैसे नकारात्मक समाजीकरण है उनको भी हटाकर अगर कुछ जैसे उनको सुधार के लिए समाज के मुख्य धारा में जोड़ने के लिए फिर से उनका जो समाजीकरण किया जाता है वो सब इसके अंतर्गत आ जाता है। जैसे इसमें नारी निकेतन किशोर सुधार गृह इसके एग्जाम्पल्स हैं। अब आया प्रत्याशित समाजीकरण, इसको कहते हैं एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन। मॉर्टन ने संदर्भ समूह की जो अवधारणा देखी उसी में बताया है कि प्रत्याशित समाजीकरण
कैसे होता है। बाह्य समूह के गुणों को आत्मसात करना प्रत्याशित समाजीकरण है। जैसे कि मतलब जब संदर्भ समूह होता है उसके जिसको व्यक्ति या जब कोई समूह किसी दूसरे समूह को अपना संदर्भ समूह समझता है, मानता है, तो उसके गुणों को जो आत्मसात करता है उसे ही प्रत्याशित समाजीकरण कहते हैं। प्रत्यक्ष समाजीकरण और पुनर्समाजीकरण में बीज समाजीकरण निहित है, क्योंकि इन दोनों में ही क्या हो रहा है कि व्यक्ति अपने समाज के गुणों को जो पहले से वो जिन सामाजिक गुणों को अपनाया है, जो पहले से जिन गुणों का समाजीकरण हुआ है उसको उसने त्याग कर दिया है, उसको छोड़ दिया है। उसे ही इन दोनों में क्या है, बीज समाजीकरण है। इसका मतलब कि उसने पहले के जो गुण है, पहले के जो समाजीकरण हुआ है उसको छोड़कर नया समाजीकरण या नई गुणों को उन्होंने अपना लिया है। एक और मुख्य आ जाता है इसमें फेयर चाइल्ड। फेयर चाइल्ड किसे कहते हैं? फेरल महोदय इन्होंने उन बच्चों का अध्ययन किया है जो बिल्कुल भी समाज से संपर्क जिनका नहीं हुआ था, उसका उन्होंने अध्ययन किया था कि समाज का किस तरह से प्रभाव पड़ता है। उनमें बच्चों के व्यक्तित्व का कुछ भी विकास नहीं हुआ था। वो बच्चे बोलना तक नहीं जानते थे, किसी को पहचानते नहीं थे। वो जानवर के साथ जो बच्चे पाए गए तो उनमें जानवरों जैसा व्यवहार था। इस तरह से इन तरह के बच्चों को फेरल चाइल्ड कहते हैं, क्योंकि इन तरह के बच्चों का अध्ययन सबसे पहले फेरल महोदय ने किया था। इस तरह से हम लोगों ने समाजीकरण के जो सिद्धांत देखे, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखे, और इस तरह से आज समाजीकरण का यह पूरा अध्याय खत्म होता है। और मुझे उम्मीद है कि इससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, क्योंकि नेट जेआरएफ में और पीजीटी में इससे ज़रूर से निश्चित रूप से 1 या 2 क्वेश्चंस तो निश्चित रहते हैं। इसलिए इनको बहुत ध्यान से इस टॉपिक को देखिएगा और समझिएगा। धन्यवाद। थैंक यू।